नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार के 3 पार्ट हम लोग देख चुके थे। इस वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे कि विदेशी नागरिकों के लिए कौन कौन से फंडामेंटल राइट होते हैं, प्लस दोनों विदेशी और भारतीय नागरिकों के लिए कौन कौन से राइट्स होते हैं, और प्लस आर्टिकल नंबर 14 जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। इसीलिए मैं अभी अभी मैंने पूरा पढ़ा है सब कुछ, काफी ज्यादा इसमें चीजें समझी हैं कि सिंप्लीफाई करके आपको बताता हूं। इससे पहले इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत के चैप्टर 6 तक हम पूरा कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी की लिंक मिल जाएगी, पूरा एक एक चीज समझी हमने। ये चैप्टर 7 कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जो फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार हैं, कुछ मिलते हैं नागरिकों को और कुछ मिलते हैं विदेशियों को भी। अब सबसे देखिए, एक एक चीज बस याद रखिए कि कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो सिर्फ और सिर्फ विदेशियों इंडियंस को ही है, मतलब भारतीयों को ही है। ऐसे कौन कौन से राइट हैं? ऐसे राइट हैं 15, 16, 19, 29, 30। ये वाले जो राइट्स है फंडामेंटल राइट है। अब ये क्या क्या इसमें चीजें हैं वो तो हम एक एक चीज एक्सप्लेन करेंगे अभी, ठीक है। 14 और 20 से लेके 28 जो ये वाले राइट्स हैं, ये फंडामेंटल राइट सिटीजन्स को भी यानी कि नागरिकों को भी हैं और प्लस फॉरेनर्स को भी हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा। लेकिन इसमें जो 22 वाला है, आर्टिकल 22 की ये फंडामेंटल राइट टू वो अरेस्ट और डिटेंशन के जो खिलाफ है, वो वाला इनेमी एलियंस को नहीं है, मतलब विदेशी शत्रुओं को नहीं है। तो ये एक चीज सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फंडामेंटल राइट देखिए 15, 16, 19, 29, 30 ये वाले सिर्फ भारतीयों को हैं। 15 वाला की डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं होगा किसी भी, 5 जो चीजें बताई थी मैंने 5 कैटेगरी के आधार पर। 16 वाला यानी कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, वो वाला भी सिर्फ भारतीयों को है। 19 वाला जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये वाला भी सिर्फ भारतीयों को है। 29 और 30 यानी कि जो माइनॉरिटीज वाला राइट है, ये भी सिर्फ भारतीयों को है। 14 आर्टिकल और 20 से लेकर 28 यानी कि 14 यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो इसमें अभी हम डिस्कस करेंगे, ये वाला दोनों को दिया गया है। मतलब ये विदेशियों को भी है और प्लस सिटीजन्स को भी है। तो ये वाली चीज हो गई क्लियर। ये भी याद ही रख लीजिए, 15, 16, 19, 29, 30 ये वाला सिर्फ किसको है? इंडियंस को है। प्लस 14 और 20 से लेकर 28 तक, 22 वाला छोड़ के, क्योंकि 22 विदेशी शत्रु को नहीं है। 14 और 20 से 28 से ले तक वो विदेशी नागरिकों को भी है और प्लस सिटीजन्स को भी है। अब देखिए, इस आर्टिकल में सबसे इंपॉर्टेंट बात है अनुच्छेद 14 यानी कि आर्टिकल 14। सबसे पहली बात तो ये कहता क्या है? ये बोलता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। देखिए, ये एक्चुअली लॉयर्स ने लिखी गई है, तो इसीलिए इसको सिंप्लीफाई करना बड़ा मुश्किल है। फिर भी मैं करता हूँ कोशिश। देखिए, 14 में 2 चीजें लिखी गई हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। हिंदी में मतलब समझ लिया। देखिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ एक्चुअली एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है और ये निगेटिव कॉन्सेप्ट है। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब ये है कि किसी को भी कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिली है, कोई विशेषाधिकार नहीं मिला है। कोई भी, जो जितने भी लोग इंडिया में रहते हैं, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है, विधि से ऊपर नहीं है, और प्लस सबके साथ समान व्यवहार होगा। इसका क्या मतलब है और ये निगेटिव कॉन्सेप्ट क्यों है? देखिए, ये इक्वलिटी बिफोर लॉ या फिर विधि के समक्ष समता, ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट और निगेटिव इसलिए है। ये मान लीजिए कोई जो अमीर है या फिर कोई, जैसे कोई किसी ज़्यादा पोस्ट पे है, कोई आईएएस है, पीसीएस है, और या फिर कोई नॉर्मल आदमी है, तो दोनों के साथ समान व्यवहार होगा। इसका ये मतलब हुआ कि मान लीजिए निगेटिव इसलिए क्योंकि वो लोग जबकि ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं जो रिच हैं, और जो गरीब लोग हैं वो कम टैक्स पे कर रहे हैं। जो अगर मान लीजिए कोई आईएएस पीसीएस है तो वो मेहनत करके इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंचा है, और जो नॉर्मल लोग हैं वो लोग के साथ उनका सेम ट्रीटमेंट होगा, यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ। कोई भी बंदा या बंदी लॉ से ऊपर नहीं है। तो ये इसीलिए निगेटिव कॉन्सेप्ट है। निगेटिव इसलिए क्योंकि उसने ज्यादा टैक्स पे किया फिर भी उसको सेम तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। निगेटिव इसलिए क्योंकि वो बड़ी पोस्ट पे फिर भी उसको सेम तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। निगेटिव इसलिए क्योंकि कोई भी पर्सन लॉ से ऊपर नहीं है, चाहे वो भले उसने कुछ ज्यादा किया हो। तो ये वाली चीज है ब्रिटिश, और ये है निगेटिव। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ ये क्या है? ये निगेटिव कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। काफी डिटेल में समझा रहा हूं, ऐसे कोई समझाएगा नहीं। विधि के समक्ष समता। और इसमें एक चीज और है, एक रूल ऑफ लॉ है। ये एवी डेसी ब्रिटिश करके हैं, उनका है, ब्रिटिशर्स का ये। उनका एक रूल ऑफ लॉ के 3 नियम है। उन 3 नियम में से ये लिया गया है विधि के समक्ष समता यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। तो ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, ये इनका
एक पार्ट है। रूल ऑफ लॉ का ये एक एलिमेंट है इक्वलिटी बिफोर लॉ। देखिए रूल ऑफ लॉ जो थे एवीडीसी ने 3 कंपोनेंट बताए थे। पहली बात तो ये कि एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, मतलब कि इच्छाहीन शक्तियों का की अनुपस्थिति, कि कोई भी आर्बिट्ररी, अगर मान लीजिए किसी को कुछ दंड दिया गया है उसको आर्बिट्ररी बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता है। मतलब 4 साल की सजा है तो 4 ही साल रहेगी। ये नहीं कि आपका मूड खराब हो गया तो आप उसको 10 साल दे दोगे, ये ऐसा नहीं चलेगा। तो ये आर्बिट्ररी पावर नहीं है। विधि के समक्ष समता, मतलब सभी लोग सेम तरीके से ट्रीट किए जाएंगे। और व्यक्तिगत अधिकारों की प्रमुखता, इसका ये मतलब है कि आपके जो इंडिविजुअल राइट्स हैं उससे कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उनका रिजल्ट है कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इंडिया में सिर्फ पहला और दूसरा चलता है, यानी कि आर्बिट्रेरी पावर नहीं है, जो लॉ में दी गई है वही तो सजा मिलती है ना। और विधि के समक्ष समता भी है सबके, मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ भी है, आप सभी को सेम ट्रीट करते हैं, चाहे वो गरीब हो अमीर हो या जैसा भी हो, मतलब तो ये सब चीज़ें हैं। और ये है निगेटिव कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इन दोनों जो ये शुरू के 2 कंपोनेंट सिर्फ ये वाले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लगाए जाते हैं, तीसरा वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो इंडिविजुअल राइट्स का रिजल्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग इंडिविजुअल राइट्स लेते हैं। तो ये वाली चीज समझने वाली है कि यहाँ पे व्यक्तिगत अधिकारों की प्रमुखता नहीं है, बल्कि संविधान की प्रमुखता है, संविधान से व्यक्तिगत अधिकार लिए जाते हैं। ये वाली चीज समझने की बात थी। आर्टिकल 14 का जो पहला पार्ट है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि विधि के समक्ष समता, ये समझ में आ गई। निगेटिव कॉन्सेप्ट किस लिए वो भी समझ में आ गया, क्योंकि वो लोग ज्यादा पैसे दे रहे हैं, ज्यादा बड़ी पोस्ट में, फिर भी उनको सेम तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। ये हो गई पहली चीज। दूसरी है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि विधियों का समान संरक्षण। ये कहाँ से लिया गया, ये यूएस से लिया गया, और ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि यहाँ पे समान परिस्थिति के अंतर्गत समान व्यवहार किया जाएगा, यानी कि इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट रहेगी इक्वल सर्कमस्टांसेस में। और वो चाहे कोई भी प्रिविलेज हो या लाइबिलिटी हो, सबके साथ समान परिस्थिति है अगर तो समान व्यवहार किया जाएगा, ठीक है। सिमिलर एप्लीकेशन होगी सेम लॉ की, जो सिमिलरली सिचुएटेड है, मतलब कि समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम होंगे। और लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, यानी कि बिना भेदभाव के समान के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। तो ये वाली चीज पॉजिटिव इसलिए कि जो गरीब लोग हैं उनके साथ भी समान व्यवहार किया जाएगा। तो इसीलिए देखिए ये पॉलिटी में निगेटिव और पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। निगेटिव वहाँ पे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो लोग ने कुछ ज़्यादा किया फिर भी उनको समान ट्रीट किया जा रहा है। यहाँ पॉजिटिव इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो गरीब है उसके साथ भी समान व्यवहार हो रहा है। तो ये दोनों चीज, मतलब दोनों चीज कुल मिला के इक्वलिटी ऑफ लीगल स्टेटस, अपॉर्चुनिटी और जस्टिस, यानी कि विधि व्यवहार और न्याय की समानता को कुल मिला के बताते हैं आर्टिकल 14 में। इक्वलिटी बिफोर लॉ या फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो दोनों चीजों में एकदम बहुत माइन्यूट सा फर्क है। सुप्रीम कोर्ट ने केस टू केस काफी सारी चीजें कई बार इंटरप्रेट करने की कोशिश की है। तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं है, सबके साथ समान व्यवहार होगा, कोई कानून से ऊपर नहीं है, चाहे उसने टैक्स ज्यादा दिया हो या फिर चाहे वो बड़ी पोस्ट पे हो। और वो निगेटिव कॉन्सेप्ट है ब्रिटिश वाला। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी कि विधियों का समान संरक्षण, ये यूएस का कॉन्सेप्ट है। पॉजिटिव है क्योंकि हम लोग गरीबों को भी पूरा जो समान, मतलब इक्वल शुड बी ट्रीटेड अलाइक, लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक, मतलब बिना भेदभाव के समान के साथ समान व्यवहार करते हैं। समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम है और समान परिस्थिति के अंतर्गत समान व्यवहार किया जाएगा। व्यवहारिक समता है यहाँ पे। ये वाली चीज दोनों की समझ में आ गई, मतलब इक्वली आप प्रोटेक्ट लॉ करेंगे अगर कोई ऐसे लोग हैं जो सिमिलर कंडीशन में, सिमिलर तरीके के लोग हैं और सिमिलरली सिचुएटेड हैं, ठीक है। ये दोनों चीज हो गई। और दोनों का एम क्या है कि लीगल स्टेटस, अपॉर्चुनिटी और जस्टिस सेम इक्वालिटी रहे, क्योंकि ये आर्टिकल 14 आता भी तो राइट टू इक्वालिटी के अंडर ही है। तो राइट टू इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए ही लॉ फील्ड में ये चीज आई है, ठीक है। ये वाली चीज होगी। आप देखिए एक सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज ये बोली है कि जहां समान और असमान के बीच अलग अलग व्यवहार होता है वहां पे आर्टिकल 14 लागू नहीं होगा, ठीक है। ये वाली एक चीज समझिएगा। देखिए एक चीज ये है कि अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि आर्टिकल 14 प्रोहिबिट क्लास लेजिस्लेशन, और ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन को लेकिन अलाउ करता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए नॉर्मल आदमी के लिए कितना ये कठिन है कि क्लास लेजिस्लेशन क्या होगा और रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या होगा। वो भी इसमें लिखा हुआ है रीजनेबल क्लासिफिकेशन के मतलब अगर वहाँ पे रैशनैलिटी रखी जाएगी, इंटेलिजेंस यूज किया जाएगा और बुद्धिमत्ता यूज किया जाएगा, तब ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन होगा, वो भी कोर्ट के इंटरप्रिटेशन पे ही होगा।
देखिए ये इसका मतलब ये है, क्लास रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि आप कोई क्लास क्रिएट नहीं कर सकते हैं। और रीजनेबल क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि अगर आपको आर्टिकल 14 इक्वालिटी वाला ये लागू करना है तो आप रीजनेबली क्लासीफाई कर सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा ग्रुप है जिसको सही बात कुछ ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, जैसे महिलाएं हो गई या बच्चे हो गए। जैसे अगर आप देखें तो अगर एक रूल होता है जैसे कि शाम के बाद शायद महिलाओं को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, तो वो एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन हो गया। लेकिन क्लास का ये मतलब हुआ कि आप अन्य क्लास क्रिएट कर दिए, मतलब एक अमीर लोग हैं कि मतलब ये ज़्यादा अमीर हैं, इनको नहीं हम करेंगे, और जो गरीब है उनको उठा के कभी भी धर लो बिना कुछ पूछे, बिना कुछ समझे उन्होंने कुछ किया हो गुनाह या ना किया हो। इसका एक ये देखिए, दो कई सारे केसेस आए थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने बहुत सारे केस इंटरप्रेट किए। मैं दो केस आपको बताता हूँ कैदियों के। एक ये था कि एक जगह के कैदी थे, वहाँ पे कुछ ऐसे कैदी थे जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ कुछ हत्या मतलब ऐसे जुर्म किए थे। तो उनको क्या किया गया उस जेल में कि जो लोग ने महिलाओं के खिलाफ कुछ जुर्म किए थे उनको अलग रख दिया गया, और जो लोग नॉर्मल कुछ ऐसे जुर्म, चोरी, ये पॉकेट मारी, ये सब करके आए थे, उनको अलग रख दिया गया। तो कैदियों ने ये मामला उठाया कि देखिए ये हमारी जो आर्टिकल 14 के अंदर इक्वलिटी बिफोर लॉ है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है उसको हनन करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं, ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, और क्योंकि आप लोगों ने महिलाओं के खिलाफ किया है तो आप लोग एक तरह के ये आप लोगों को सुधारने का है, और जो बाकी लोग हैं उनको अलग तरीके से सुधारने के लिए दोनों को अलग अलग जेलों में अगर रखा गया है तो ये बिल्कुल रीजनेबल क्लासिफिकेशन है। अब बताइए, ये एक इंटरप्रिटेशन पे है। एक और जेल था, उसमें क्या हुआ, तिहाड़ जेल की बात है, वहां पे यूरोपियंस कैदी थे उनको बढ़िया खाना मिल रहा था, और जो इंडियंस कैदी थे उनको इतना अच्छा खाना नहीं मिल रहा था। तो वहां के जेलों ने जो भी मतलब कैदियों ने भी बोला कि यार ये क्या मतलब है, जो यूरोपियंस है उनको आप अच्छा खाना दे रहे हो और इंडियंस को अच्छा खाना नहीं दे रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ ये वाला केस वैलिड है, यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने एक जेल में रखा है लोगों को तो कैदी कैदी होता है, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो यूरोपियन हो, दोनों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। तो ये दो केस से आप ये समझिए कि क्लास, ये जो लेजिस्लेशन है वो नहीं हो सकता है इंडिया में। मतलब आप क्लास क्रिएट नहीं कर सकते हो कि ये अमीर है ये गरीब है, हम इसके अमीर के साथ ज़्यादा अच्छा व्यवहार करेंगे, गरीब के साथ कम अच्छा व्यवहार करेंगे, या फिर ये बड़ी पोस्ट पे इसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और ये छोटी पोस्ट पे इसके साथ हम खराब व्यवहार करेंगे। लेकिन रीजनेबल क्लासिफिकेशन हो सकता है, मतलब महिलाओं को, बच्चों को एक्स्ट्रा थोड़ा सा राइट्स दिए जा सकते हैं, मतलब उनके साथ थोड़ा रिलैक्सेशन किया जा सकता है। ये हो गया आर्टिकल 14 का पूरा मतलब, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मुझे लगता है शायद समझ में आ गया होगा, सिंपल भाषा में इसीलिए समझा दिया। इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या है, ब्रिटिश का निगेटिव कॉन्सेप्ट है। निगेटिव क्यों है, क्योंकि कोई भी ऊपर लॉ से ऊपर है ही नहीं, सभी बराबर हैं, चाहे पैसे आप ज़्यादा हो तो चाहे पोस्ट पे ज़्यादा हो, कुछ भी हो। तो ये क्योंकि उनको स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिल रही इसलिए वो निगेटिव है, जबकि उन्होंने ज़्यादा किया या फिर ज़्यादा बड़ी पोस्ट पे हैं। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का क्या मतलब है कि सेम ट्रीटमेंट होगा आपका सभी जगह, और मतलब गरीब हो या अमीर हो तो वो गरीब भी उसी कैटेगरी में आ रहा है, अमीर की कैटेगरी में। जो लोग सिमिलरली सिचुएटेड हैं उनका सेम इक्वली प्रोटेक्ट किया जाएगा लॉ। तो इसीलिए पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है यूएस का। और ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है ये एवी डाइसी के रूल ऑफ लॉ का तीन एलिमेंट थे, उनके एक एलिमेंट में से है ये। पहला उनका क्या एलिमेंट था कि आर्बिट्रेरी पावर की एब्सेंस होनी चाहिए, इंडिया में है वो। दूसरा था इक्वलिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए, इंडिया में है। तीसरा था कि इंडिविजुअल राइट का रिजल्ट होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, वो इंडिया में नहीं है बल्कि उल्टा है। तो ये वाला हो गया आर्टिकल 14, क्लास रजिस्ट्रेशन बता दिया मैंने और रीजनेबल क्लासिफिकेशन भी बता दिया। अब देखिए एक चीज और है कि आर्टिकल 14 में कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं, मतलब ऐसा नहीं कि आर्टिकल 14 जितने भी जैसे राष्ट्रपति और गवर्नर और इन सब के में भी लग सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा फिर आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ऐसा तो होता नहीं है, बल्कि जो एमपी एमएलए के साथ थोड़ा डिफरेंशियल ट्रीटमेंट होता है ये सब। देखिए कुछ एक्सेप्शन उन लोगों के साथ ये दिए गए हैं कि आर्टिकल 361, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। देखिए आर्टिकल 361 में ये लिखा हुआ है, ये सब एक्सेप्शन एक्चुअली आर्टिकल 14 के, ठीक है, कि प्रेसिडेंट और गवर्नर अगर उन्होंने कोई अपने कार्यकाल के दौरान कुछ काम किया है तो वो किसी भी कोर्ट को आंसरेबल नहीं होंगे, क्योंकि फिर ऐसे तो वो लोग कोई डिसीजन लेने से पहले 10 बार सोचेंगे। तो इसीलिए कुछ कुछ चीज़ें ऐसी की गई हैं कि लोगों को, जो भी हायर डिग्निटरीज हैं उनको काम करने में कोई दिक्कत ना हो। दूसरा ये कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग आप नहीं कर सकते हैं,
कभी भी जो भी उन्होंने कार्य किए हैं अपने कार्यकाल के दौरान, वो सब पे आप दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तीसरा ये है 361 में कि आप कोई भी कोर्ट या फिर कोई भी मतलब कोई प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ आप ये अरेस्ट नहीं कर सकते हैं किसी भी कोर्ट द्वारा। और चौथा ये कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ चाहे उनके कार्यकाल के दौरान यानी कि ड्यूरिंग हिज टेन्योर एट ऑफिस, जो भी है मतलब उनके दौरान, या फिर अगर आप देखें कि ड्यूरिंग हिज टाइम ऑफ टर्म ऑफ ऑफिस, अगर आप देखें तो मतलब क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो नहीं हो सकती प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ, लेकिन सिविल यानी कि दीवानी मुकदमा उनके खिलाफ हो सकता है, लेकिन उसमें भी 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। 2 महीने के नोटिस के बाद ही आप कोई सिविल कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये चार चीजें क्लियर हो गई। 361 में क्या लिखा हुआ है एक्सेप्शन में कि प्रेसिडेंट और गवर्नर किसी भी कोर्ट को आंसरेबल नहीं है अपने कार्यकाल के दौरान किए हुए काम के लिए। कोई उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जा सकती है, यानी कि दंडात्मक कार्रवाई नहीं हो सकती अगर उन्होंने उनके कार्यकाल के टाइम कुछ ऐसा हुआ है, और उनको अरेस्ट करने का कोई भी ये वारंट नहीं जारी करेगा कोर्ट। सिविल प्रोसीडिंग उनके खिलाफ, ये भी वो है जब वो ऑफिस में होंगे, ठीक है, ये तीनों चीजें। और ये वो है सिविल वाला जब वो ऑफिस में हो या बाद में हो। सिविल प्रोसीडिंग उनके खिलाफ नहीं हो सकती, करनी है तो 2 महीने पहले नोटिस दो उनको। 361 ए में लिखा हुआ है कि मान लिया हाई कोर्ट, ये पार्लियामेंट में या फिर किसी भी विधानसभा में कोई रिपोर्ट पब्लिश हुई है और उसको किसी ने न्यूज़पेपर और कहीं मैगजीन में पब्लिश कर दिया, तो उसके खिलाफ कोई दीवानी और फौजदारी मुकदमा नहीं कर सकता है। मतलब मान इससे ये है, मतलब जैसे स्कैम होते रहते हैं मीडिया में, अगर कोई पार्लियामेंट में एक सवाल पूछा गया और उससे रिलेटेड किसी ने कोई न्यूज़ व्यूज़ बना दी, तो इसीलिए उस पर दीवानी और फौजदारी मुकदमा नहीं होगा। इसीलिए है ये एक मीडिया का राइट प्रोटेक्ट करने के लिए है ये। 105 में ये कि एमपी ने अगर मान लीजिए कोई चीज सदन में बोली है, कुछ उकसा दिया है, कुछ जो भी मतलब जैसे हीटेड डिस्कशन हो गया, गाली गलौज या फिर कुछ अपशब्द कह दिए, तो उनके लिए तब अपशब्द वो कार्रवाई तो होगी वो जो संसद करेगा, लेकिन कुछ ऐसा नहीं कि अगर किसी उसने कुछ नॉर्मल सा अगर थोड़ा सा स्टेटमेंट दे दिया तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी आर्टिकल 14 के तहत। और वही चीज है आर्टिकल 194 के तहत एमएलए यानी कि जो ये स्टेट लेजिस्लेटिव वाली मेंबर होते हैं, ये विधायक हो गया, ये सांसद के लिए। 331 सी में एक जो आर्टिकल हमने देखा था, उसके लिए भी वो भी एक्सेप्शन है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जहां 31 सी आएगा वहां पे 14 नहीं रहेगा। 31 सी किस लिए होता है कि अगर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि इंडिया में किसी भी स्टेट को डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर कुछ लॉ बनाने, तो 14 वाला आर्टिकल लागू नहीं होगा। इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि वेयर 31 सी कम्स इन 14 आर्टिकल 14 गोज आउट, ये लिखा हुआ है। और दूसरी बात, और लास्ट में फॉरेन डिप्लोमेट्स और यूएनओ की एजेंसी, उनको भी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग से इम्यूनिटी मिली हुई है। ये है आर्टिकल 14। मुझे लगता है ऐसा समझ में आ गया होगा, और इससे पहले के जो भी वीडियोस हैं वो सभी दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज लाइक एंड शेयर। और ये देखिए हम लोगों ने ऑप्शनल का कोर्स चालू कर दिया है। ऑप्शनल का हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का और सोशलॉजी का, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 2000 रुपये उसकी फीस है, पूरी फीस एडवांस देनी पड़ेगी। और ये फरवरी के एंड तक यानी कि यूपीपीसीएस मेन से पहले हम कंप्लीट कराएंगे। उसमें फीचर यही है कि आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी, प्लस उसमें पीडीएफ और पीपीटी दिया जाएगा, और डेली इंडिविजुअल सब पे फोकस करके सबके जैसे आंसर हो उनको इंडिविजुअली बताया जाएगा कि क्या आप में कमी और कैसे आप उसको इम्प्रूव करिए। तो जो हमारे एडुकेटर्स हैं वो उन्हीं के साथ लग रख के, और देखिए ग्रुप में फरवरी के एंड तक लगभग हो जाना चाहिए कंप्लीट, या फिर थोड़ा बहुत और मतलब 90% से ज़्यादा आपका करवा दिया जाएगा। पुराने सालों के पेपर भी डिस्कस किए जाएंगे, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। प्रोसेस वही रहेगी कि अगर आप 2000 रुपये देने हैं, उसके लिए पेमेंट की लिंक है इंस्टा मोजो की, आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, आप उससे कर सकते हैं। प्लस या तो पेटीएम से भी कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहें, या फिर मेरे बैंक अकाउंट में भी कर सकते हैं। एक इसमें ये बात है कि अगर मान लीजिए आपका कोर्स फरवरी के एंड तक, ये जो 4 ऑप्शनल के अभी हमने स्टार्ट किए हैं, ग्रुप में तो कंप्लीट करा ही दिया जाएगा। यूट्यूब में वीडियोस भले ही उसके पूरे ना पाए, यूट्यूब में वो मार्च अप्रैल तक कराएंगे वो लोग वीडियोस के थ्रू। लेकिन वो अगर ऐसा हुआ कि मान लीजिए यूट्यूब में नहीं हो पाया, लेकिन ग्रुप में लगभग करा दिया जाएगा, और प्लस उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सोशलॉजी वाले तो हैं वो तो जनवरी तक ही कर देंगे, बल्कि 1 महीने तक वो पूरा प्रैक्टिस कराएंगे, और डेली मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज भी उसी में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ऑप्शन के तो आप लोग ले सकते हैं वो वाला। और अगर नहीं किया जाएगा ऐसा, तो आपके देखिए 2000 फीस में 100 रुपये इंस्टा मोजो के होते हैं, वो काट के आपको 1900 मैं उसमें वापस कर दूंगा।
ये मेरी बात है, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।